सुप्रभात। मेरा नाम सौमिता पांडे है और लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा स्नातक, परास्नातक और पीएचडी हुआ है, जिसके बाद मानव शास्त्र में, उसके बाद आईएसआर से मेरा पोस्ट डॉक्टरेट हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग में लगभग 5 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है, जो कि भारतीय महाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं, और ये सिंधु नदी के आसपास विकसित होने के कारण इसका ये नाम दिया गया है। इसका जो क्षेत्र कवर होता है इसमें, वो अन्य समकालीन सभ्यताओं से बड़ा है, जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और अफगानिस्तान में से लगभग ये 1550 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जो क्षेत्र है, जो ये सभ्यता का, वो लगभग 1550 किलोमीटर का माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक पंजाब में रोपड़ से लेकर गुजरात में अहमदाबाद और इसके बीच लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन है वो अलग-अलग विकासात्मक चरणों में किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला है पूर्व हड़प्पा चरण, जो कि लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व था, और इसकी जो साइट है, मुख्य साइट है, वो मेहरगढ़ है। ये एक यहाँ पे सेरेमिक के नवपाषाण चरण के औजार यहाँ पे पाए जाते हैं, और सेरेमिक चरण का सबसे प्रारंभिक हम कह सकते हैं कि ये चरण है सेरेमिक बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का सबसे प्रारंभिक चरण था। और कोई मिट्टी के जो यहाँ पे जो बर्तन थे, यहाँ पे कई अलग-अलग तरीके के बर्तन मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो अगला चरण था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था प्रारंभिक हड़प्पा चरण, जिसका काल लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस चरण में विकसित नगर नियोजन, लिपियां, धातु प्रौद्योगिकी जैसी कई शहरी विशेषताओं का उदय हुआ। और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो है कोटदीजी, आमरी, कालीबंगन, धौलावीरा। अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का चरण है परिपक्व या शहरी हड़प्पा चरण, जिसका कि समय अवधि मानी जाती है लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और ये एक शहरी अर्थव्यवस्था थी जिसमें समाज का पूर्ण विकास हुआ। महत्वपूर्ण स्थलों में मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, ये सब शामिल हैं। और इसका जो अंतिम चरण था वो उत्तर हड़प्पा चरण था, जिसकी समयावधि लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व मानी गई है। ये शहरी चरित्र, इसका जो शहरी चरित्र था उसका यहाँ से धीरे धीरे पतन माना गया है, और ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम चरण इसे कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता, जिसका इतना बड़ा क्षेत्र था और इतनी विकसित शहरी चरित्र की सभ्यता थी, तो आखिर इसका पतन हुआ कैसे? इसके संदर्भ में कई अलग-अलग मत दिए गए हैं। मगर उससे पहले हम ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो पहली इसकी मुख्य विशेषता थी वो थी ट्विन ड्वेलिंग्स, यानी कि जुड़वा आवास। तो इस पूरी सभ्यता में जुड़वा आवास की संरचना देखी गई है, जहाँ एक गढ़ क्षेत्र है, मतलब एक फोर्ट होता था जो सेंटर में मध्य में होता था, जहाँ प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थी, और एक निचला क्षेत्र जहाँ स्थानीय लोग रहते थे। इस सभ्यता में एक विशिष्ट बात देखी गई है भूमिगत नालियां। ये जो भूमिगत नालियां थी, ये किलेबंद टाउनशिप के अंदर थी, एक और ये जो आवास थे उनको एक दूसरे से अलग करती हुई दिखाई देती थी, और ये सभी संरचनाएं एक समान आकार के ईंटों से बनी थी। अगला जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है लेखन। यहाँ ज्यादातर जो है वो लेखन जो है वो मोहरों से जाना जाता है, और उनकी पीठ पर अक्सर रस्सी या कपड़े इस तरह के निशान भी पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि मोहरों पर किस प्रकार के निशान होते थे। मेसोपोटामिया और मिस्र के विपरीत कुछ लिखी हुई तख्तियां और बहुत कम चित्रित प्रतीक पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि लेखन का एक अलग अलग प्राथमिक उद्देश्य रहा होगा। अगर हम सुमेरियन सभ्यता देखें या मेसोपोटामियन सभ्यता देखें, तो वहां पे जो लेखन था वो थोड़ा विस्तृत था, मगर यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मोहरें ही पाई गई हैं, और उस पे भी जो लिपि लिखी हुई है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। तो इसलिए इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, सभ्यता। इसके बाद जो तीसरा इसका मुख्य एक विशेषता इसकी है वो व्यापक व्यापार है।
आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह के व्यापार हुआ करते थे। सुमेरियन सभ्यता के साथ बाहरी व्यापार हुआ था, जिसमें मेलुआ के साथ व्यापार के अभिलेख हैं। लोथल में एक डॉकयार्ड की उपस्थिति, मतलब कि ये माना जा सकता है कि समुद्र के माध्यम से बड़ी मात्रा में बाहरी व्यापार जो है उसके दृष्टिकोण का समर्थन ये डॉकयार्ड करता है। इसकी एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है बाँट और माप, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत वृहद तौर पर पाई गई है। तो बाँट जो थे वो मानकीकृत इकाइयाँ थी और इनका उपयोग किया जाता था, जिनकी संपूर्ण मूल लंबाई लगभग 52 सेंटीमीटर की थी और कह सकते हैं, और इसका मूल वज़न जो था वो लगभग 13 साढ़े 13 ग्राम के आसपास था। और ये टेराकोटा केक और बाँट और माप इस तरह की चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से अवशेष के तौर पे मिली हैं। इसके अलावा यहाँ जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो एक समान मिट्टी के बर्तन हैं। जबकि हम अगर नवपाषाण की बात करें, मध्य पाषाण में तो बहुत कम, मगर नवपाषाण की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन पाए गए थे उनका जो आकार था वो एक समान नहीं था। कुछ व्हील मेड पॉटरी थी और कुछ हस्त निर्मित थी, मगर यहाँ जो इसके मिट्टी के बर्तन के आकार थे वो सब एक समान थे और उस पे सजावट भी पाई जाती थी। विशिष्ट जो काले रंग से चित्रित डिजाइन और काले और लाल बर्तन, अगर आपको याद हो तो जब हम वेल फायर्ड पॉटरी की बात करते हैं तो हम उसमें हमने देखा था कि जो बर्तन लाल होते थे वो वेल फायर्ड पॉटरी की तकनीक से बनाए जाते थे। और सबसे लोकप्रिय डिजाइन जो है वो प्रतिच्छेदी वृत्तों की एक श्रृंखला है। अन्य सामान्य प्रकार के सादे बर्तन, सादे लाल बर्तन, चमकते हुए इस तरीके के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अवधि है वो लगभग 2500 से 1200 के आसपास तक तो पाई गई है, मगर इसके बाद ये सभ्यता लुप्त हो गई। तो ये लुप्त क्यों हो गई, इसमें अलग-अलग वैज्ञानिकों के अलग-अलग मत हैं कि मगर इसमें किसी युद्ध का कोई संकेत या विदेशियों द्वारा आक्रमण इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है, और किसी और के सामने आने का भी कोई इस तरह का सबूत या इस तरह के अवशेष नहीं मिले हैं। ये माना जा सकता है कि शायद आंतरिक संघर्ष या प्लेग के कारण हो सकता है कि ये सभ्यता विलुप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जनसंख्या जो थी वो तितर-बितर हो गई थी, तो हो सकता है ये भी इस तरह के भी इसमें मत है कि टेक्टोनिक जो हलचल थी उसके कारण लंबी दूरी का व्यापार भी में भी गिरावट आई और उसके बाद सरस्वती नदी का तल बढ़ गया, और जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जो सभ्यता थी उसमें रेगिस्तान का कब्जा हुआ, उपजाऊ जमीन घटी, जिससे कि ये सभ्यता लुप्त हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई खोजों के साथ इस बदलाव में और भी कई वजह इस बदलाव की और भी कई वजह सामने आई हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन जो है वो अलग-अलग कारणों से हुआ होगा। सिंधु नदी के किनारे हो सकता है बाढ़, या फिर मेसोपोटामिया से जो व्यापार था उसके पैटर्न में बदलाव आया हो। निर्वाह खेती जो थी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसमें बदलाव हो सकता है, या सरस्वती नदी के पास जो भूवैज्ञानिक गड़बड़ी जिसके कारण ये सूख गई और सहायक नदियां जो हैं वो नए मार्गों में मुड़ गई। तो कह सकते हैं कि पानी की शायद कमी के कारण की वजह से इसके किनारे जो कृषि जीवन था उसमें विनाशकारी बाधा उत्पन्न हुई होगी। एक मत ये भी है कि शायद रेगिस्तान का अतिक्रमण हुआ हो, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई। जो उत्तर हड़प्पा चरण के अंत तक शहरों को स्थायी रूप छोड़ दिया था शहरों ने। सुमेरियन अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख भी बंद हो गया था, और सिंधु घाटी सभ्यता की परंपरा बड़े पैमाने पर मिथकों और सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं में केवल एक गूंज की तरह कह सकते हैं कि के बाद छोड़कर गायब हो गई, लुप्त हो गई। सुमेरियन और मिस्र की प्रारंभिक सभ्यताओं के विपरीत एक ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो वास्तव में लुप्त हो गई, मगर इसका एग्जैक्ट रीजन जो है वो पुरातत्वविद इसके बारे में अभी पता नहीं लगा सके हैं। तो सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो हमने पुरापाषाण काल से सभ्यताओं की बात करी थी, जिसमें कि हम जब निम्न पुरापाषाण काल की हमने बात करी तो हमने ऑर्डुवियन की बात करी थी और हमने अशूलियन की बात करी थी। उसके बाद जब हमने मध्य पुरापाषाण काल की बात करी तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हमने मॉस्टीरियन कल्चर की बात करी थी।
और उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक की बात करी। जब हमने मध्य पुरापाषाण की बात करी थी तो वहाँ निएंडरथल्स की उपस्थिति दर्ज है, और इसके बाद जब हम उच्च पुरापाषाण की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रो मैग्नन यानी कि होमो सेपियंस के जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स थे उनके अवशेष पाए गए हैं, और उनके जो तकनीक थी वो बदल चुकी थी। इसे उच्च पुरापाषाण को ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे ब्लेड का इस्तेमाल होता था जो कि फ्लेक्स पे बनाए जाते थे, और वो दोनों तरफ से उनके जो किनारे थे वो पैरेलल होते थे, और ये मिश्रित औजार हुआ करते थे, क्योंकि ये किसी लकड़ी या हड्डी के ऊपर हाफ्ट करके इनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके जब हमने उच्च पुरापाषाण की बात करी थी तो हमने उसमें कुछ सभ्यताओं की बात करी थी, जिसमें पहली सभ्यता थी ऑरिग्नेशियन कल्चर, जिसका कि इम्पोर्टेंट टूल या रिप्रेजेंटेटिव टूल अगर हम कहें तो वो नाइफ था। और ऑरिग्नेशन में भी जो उसका लोएस्ट ऑरिग्नेशन कल्चर की अगर हम बात करें, सबसे निचला जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो थी ऑडी नाइफ, वहां से पाया गया था। उसके बाद चैटलपरोनियन नाइफ, उसके बाद मिडिल ऑरिग्नेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अलग तरीके के नाइफ्स हमने अवशेष पाए हैं। और फिर उसके बाद ट्रू ऑरिग्नेशन इसका तीसरे इसके भाग में विभाजित किया गया है। ऑरिग्नेशन के बाद सॉल्ट्रियन संस्कृति की बात हम करते हैं उच्च पुरापाषाण के संदर्भ में, जिसके रिप्रेजेंटेटिव टूल्स क्या क्या थे, लैंस और विलो लीफ, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव टूल्स थे। और इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल की ही एक और सभ्यता थी जिसे हम मैग्डेलेनियन कहते थे, और मैग्डेलेनियन इसकी सबसे विकसित सभ्यता थी। इसके बाद हमने मध्य पाषाण की बात करी थी। मध्य पाषाण की हमने अलग अलग सभ्यताओं की बात करी थी, एजीलियन की बात करी थी, टार्डोनेशियन की बात करी थी। इसके अलावा हमने मैग्लोमेसियन की बात करी थी। किचन मिडन कल्चर, इसको किचन मिडन कल्चर भी कहा जाता था क्योंकि इसके जो अवशेष थे वो एक गार्बेज हीप की तरह मिले थे। लार्नियन कल्चर कहा जाता था। तो मध्य पाषाण की जब हम बात करते हैं तो इसकी ये इन सभ्यताओं में विभाजित था। इसके बाद हमने नव पाषाण की बात करी थी। तो नव पाषाण को जाना जाता था, जिसके संदर्भ में हमने ये भी देखा था कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा था, क्रांति कही थी, नव पाषाण क्रांति। और क्यों कही थी? क्योंकि उस समय तक एग्रीकल्चर जो था, कृषि बहुत विकसित थी, स्थायित्व आ गया था, समुदायों का विकास होने लगा था, किनशिप जो नातेदारी थी वो विकसित होने लगी थी, और जो लाइफस्टाइल थी वो सीडेंट्री हो गई थी, स्थायी एक तरीके से एक जगह रहना शुरू कर दिया था। और जो पहले सबसिस्टेंस या निर्वाह की जो कृषि थी वो अब इनकी प्रॉपर कल्टीवेशन में बदल चुकी थी। और जो जनसंख्या थी उसमें भी काफी विकास हुआ था, काफी बड़ी, क्योंकि अब स्थायित्व था, एग्रीकल्चर था, जिसकी वजह से बड़ी जनसंख्या का निर्वाह संभव था। इसके बाद हमने बात करी हड़प्पा संस्कृति की। हड़प्पा के बारे में अभी अभी हमने बात करी है। तो इन सारी सभ्यताओं के साथ अब हम बात करेंगे कुछ पुरानी जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऑल्डुवियन। ऑल्डुवियन का संदर्भ अगर हम लें तो हम बात कर चुके हैं, जब हम निम्न पाषाण पूरा पाषाण की बात करते हैं तो हमने ऑल्डुवियन की बात करी थी। इसके अलावा जो दूसरी सभ्यता हम पढ़ेंगे वो उबेदिया की है, जो इसराइल और मिडिल ईस्ट की है। तीसरी सभ्यता डिमांसी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अत्रिमम पक्कम, और फिर जो चौथी सभ्यता हम आज जिसके बारे में जानेंगे वो है इसामपुर। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर संस्कृति, हम इतनी सारी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो ये संस्कृति होती क्या है? तो संस्कृति अगर हम बहुत सरल भाषा में देखें तो क्या होता है, ये मनुष्य का एक अतिरिक्त शारीरिक व्यवहार है जो कि जैविक पूर्व शर्तन पर निर्भर करता है। ये एक विशेष आबादी या समाज की सोच और व्यवहार के पारंपरिक तरीकों को संदर्भित करता है। भाषा, धार्मिक विकास, भोजन प्राथमिकताएं, संगीत, कार्य, आदतें, लिंग भूमिकाएं, मतलब कि किस तरह का मेल और फीमेल के किस तरह के रोल्स होते हैं, और बच्चों का पालन पोषण, ये संस्कृति की अवधारणा का एक मुख्य विशेषता है। घरों का निर्माण कैसे होता था, कई अन्य व्यवहार जैसे कि एक समूह द्वारा प्रथागत रूप से साझा किए जाते थे। और संस्कृति के संदर्भ में ही प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो पत्थर के औजारों के रूप में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस विवरण से कि मानव जाति ने भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग किया होगा। लेकिन सबसे प्रारंभिक संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी। लकड़ी, हड्डी,
ऐसे जो कार्बनिक पदार्थ उस समय के साथ शायद मुश्किल से ही बच पाए हों। तो इस विशाल समय में हमारे पास जो मानव निर्मित वस्तुएं बची हैं वो मुख्यतः पत्थरों पर बनी हैं। इसलिए मानव जाति की सबसे प्रारंभिक सभ्यता को पाषाण युग की संस्कृति माना जाता है, जो कि हम अभी तक पिछले सत्रों में पढ़ते आए हैं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण में भी पत्थरों का प्रचलन था। हालांकि उस समय कॉपर का इस्तेमाल होने लगा था, ताम्र का, मगर उसके साथ तभी भी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस खंड में दुनिया में संस्कृति के शुरुआती साक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। ये संस्कृतियां उन मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी जो होमो वंश से संबंधित थे। कह सकते हैं होमो इरेक्टस, मतलब हम जब मध्य पुरापाषाण की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नियांडरथल की, मगर उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल से आगे जब हम बात करते हैं क्रो-मैग्नन से, तो हम होमो वंश के वंशजों की बात करते हैं। लेकिन ये जो होमो वंश से संबंधित थे, मगर प्रजाति के स्तर में वो होमो सेपियंस से अभी दूर ही थे। तो यहाँ जिन संस्कृतियों पर हम चर्चा करेंगे वो ओल्डुवाई गॉर्ज की ओल्डुवियन संस्कृति, उबेदिया, दमानसी, अत्रिमपक्कम और इसामपुर स्थलों से है। तो पहला पूर्वी अफ्रीका से है ओल्डुवियन संस्कृति, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम निम्न पुरापाषाण में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। एलबीएस लीके के संदर्भ में हमने बात करी थी। तो जो पहली संस्कृति थी वो पूर्वी अफ्रीका से है, जो दूसरी है वो पूर्वी यूरोप के जॉर्जिया से है, तीसरी एशिया में इजराइल से है और आखिरी दो भारत से ही हैं। यानी कि अत्रिमम पक्कम और इसामपुर जो हम बात करेंगे वो भारत से ही हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृति का नाम, ये जो संस्कृति के नाम दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं। दरअसल जिन जगहों से ये अवशेष पाए गए हैं, उस काल के जो अवशेष पाए गए हैं, उन जगहों के नाम पे इन संस्कृति का नाम रखा गया है। तो ओल्डुवाई गोर्ज की जब हम बात करते हैं तो इस संस्कृति के निर्माता होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों थे। और अफ्रीकी होमो इरेक्टस जो थे वो थोड़े अलग थे और इन्हें होमो अर्क्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो संस्कृतियां हैं वो होमो इरेक्टस समूह के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे ओल्डुवाई गॉर्ज की। तो ओल्डुवाई गॉर्ज जो है ये संस्कृति, इसकी खोज जो है वो ओल्डुवाई गॉर्ज नाम की जगह से की गई थी, इसलिए इसका नाम ओल्डुवियन संस्कृति इसको कहा जाता है। और ये तंजानिया के ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वहां पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि लगभग 20-25 मिलियन वर्ष पहले बना एक विस्तृत सपाट मैदान है। ये स्थल पूर्वी अफ्रीका में एक महान झील के क्षेत्र के माध्यम से नागोरगोरो क्रेटर की सीमा के भीतर सेरेंगेटी मैदान पर स्थित है। तो ओल्डुवाई गॉर्ज जो है इसकी खोज एलबीएस लीके द्वारा की गई थी। इसका नाम उन्होंने ही दिया था, जो एक ब्रिटिश पुरामानव विज्ञानी थे और जिनका जन्म केन्या अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने मानव विज्ञान और पुरातत्व में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ओल्डुवाई गॉर्ज से 60 से अधिक होमिनिड जीवाश्म और प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा बनाई गई अनगिनत पत्थर के उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो हम बात कर लेते हैं गॉर्ज के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। जैसा कि ये जो ओल्डुवियन संस्कृति है, लुई नदी के ऊपरी जो पहुंच पर नदी के किनारे एक खड़ी घाटी पर बनी हुई है और गॉर्ज की जो दीवार है वो लगभग 300 फुट से अधिक ऊंची है। इसमें भूवैज्ञानिकों द्वारा टर्शरी कहे जाने वाले समय से लेकर क्वाटरनरी काल तक के भूवैज्ञानिक परतों के बारे में इसमें उल्लेख है। और ओपन बेड्स में से प्रारंभिक मनुष्यों के जैविक और सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो डेटेबल संदर्भ में पाए गए हैं और बड़ी संख्या में जीवाश्म और सांस्कृतिक अवशेषों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में मानव का निवास था। ब्रह्मश घाटी की झीलों के जल निकायों को हम प्लूवियोमीटर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं और ये प्लूवियोमीटर जो होता है इससे जलवायु की स्थिति और उसके बदलाव को झीलों में पानी के स्तर से मापा जाता है। तो ओल्डुवाई गॉर्ज के मध्य को हम लगभग मध्य प्लीस्टोसीन समय अवधि से संबंधित कमासियन प्लूवियल डिपॉजिट का एक उत्कृष्ट क्रॉस सेक्शन ये प्रस्तुत करता है। कमासियन, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम यूरोपियन जियोलॉजिकल क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुन्स की, मिंडल की, रिस की, वुड की, ये ग्लेशियल्स और इसके बीच का जो समय था उसे इंटरग्लेशियल कहते थे। तो उसी तरह जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हम वहां बात करते हैं कमासियन की, कंगेरन की, ये जो उसके प्लूवियल्स और इंटरप्लूवियल्स के जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जब हम बात करते हैं
तो ये जो कामासियन प्लूवियल है, इसके डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें उस प्लीस्टोसीन समयावधि के आसपास का उल्लेख करते हैं, और सभी परतों से जीवाश्म और कलाकृतियां मिली हैं। और ये जो गॉर्ज है, बेसाल्टिक आधार पर कई सुपरपोज्ड बेड्स जो हैं वो बिछाए गए थे। ओल्डुवाई गॉर्ज को लगभग 7 क्रमिक संरचनाओं में विभाजित किया गया था, बेड 1 से लेकर बेड 7 तक। तो हम पहले बात करेंगे बेड 1 की। ये सबसे निचला और सबसे मोटा भंडार है, और इसमें लावा शामिल है। तो जो बेड 1 है वो पोटेशियम आर्गन विधि, जो डेटिंग की एक विधि है, जब हम पढ़ते हैं रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट, तो पोटेशियम आर्गन जो डेटिंग टेक्निक है, इसकी विधि के द्वारा इसको डेट किया गया था। तो सभी उपकरण वाले जो क्षेत्र हैं और जीव जंतु के जो अवशेष हैं, वो बेड 1 के ऊपरी भाग से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग हम कह सकते हैं 1.25 के मायर्स के आसपास है। और बेड 1 के 5 स्तरों, बेड 1 को जो है 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, जो कि नागोगोरो ज्वालामुखी के मिट्टी के पत्थर और ज्वालामुखी राख के भंडार से बने हैं। तो जो बेड 1 है वो ओल्डुवियन उद्योग से संबंधित उपकरण इसमें प्राप्त हुए हैं। इस उद्योग को 4 विकास का वादी चरणों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे बेड 1 में ओल्डुवियन संस्कृति के संदर्भ में। जो होमो हेबिलिस थे वो बेड 1 में दिखाई दिए थे, और बेड 2 के निचले हिस्से तक ये पाए गए थे लगभग। तो पर्यावरण जो था वहां पे उस समय अधिकतर शुष्क सवाना प्रकार के घास के मैदान थे, और इंडस्ट्री के जो उपकरण थे, ओल्डुवियन संस्कृति की जो इंडस्ट्री थी, उद्योग था, इसके जो उपकरण थे वो साधारण पेबल उपकरण थे, जो टक्कर, पत्थर के हथौड़े या ब्लॉक तकनीक के उपयोग से निर्मित होते थे। अगर आपको याद हो तो हम अपने शुरुआती सत्रों में जब हमने बात करी थी तकनीक की, तब हमने पढ़ा था ब्लॉक ऑन ब्लॉक और ब्लॉक ऑन एनविल। तो ये कह सकते हैं निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति थी, उसमें जो औजार बनाए गए थे वो इस तकनीक से बनाए गए थे। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक और ब्लॉक ऑन एनविल तकनीक से, तो उसी का उपयोग करके ये जो औजार थे निर्मित किए गए थे, और ये अधिकतर चॉपर और काटने के उपकरण थे। ये सरल कच्चे बहुउद्देशीय उपकरण थे, जिनका उपयोग काटने, खुरचने के लिए किया जाता था। और मैरी लीके ने ओल्डुवाई इंडस्ट्री जो थी, ओल्डुवियन इंडस्ट्री थी, इसमें इसको जो इस संभावित कार्यों के आधार पर वर्गित किया। तो उनका मानना था कि इनको हम 4 उसमें विभाजित कर सकते हैं, 4 उद्योगों में विभाजित कर सकते हैं: हेवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, उपयोग किए गए टुकड़े, और जो अपशिष्ट सामग्री या जो वेस्ट मटेरियल था उसके बेसिस पे। यहाँ पे हम एक बार ये रिकॉल कर लें कि जब हमने निम्न पुरापाषाण की बात करी थी, तो उस समय जो औजार या जो टाइपोलॉजी की बात करी थी, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो औजार थे वो चॉपर्स थे, चॉपिंग टूल्स थे। चॉपर्स क्या होते थे? यूनिफेशियल, यानी एक तरफ से जिनमें फ्लेकिंग की जाती थी, और बायफेशियल्स क्या होते थे? वो उनसे दोनों तरफ से फ्लेकिंग की जाती थी। और चॉपर और चॉपिंग टूल में यही अंतर होता था। जो चॉपर्स थे वो एक तरफ से एक किनारे पर फ्लेकिंग की जाती थी, और चॉपिंग टूल्स जो थे उसमें दोनों तरफ से। और जो चॉपिंग टूल्स थे वो चॉपर से थोड़े बेहतर थे, थोड़े बेटर तरीके से बनाए गए थे। तो जब हम हेवी ड्यूटी वाले उपकरणों की बात करते हैं, तो चॉपर इसमें मुख्य रूप से उल्लेखित किया जाता है, जो केवल एक सतह पर जिसमें काम किया जाता है, यूनिफेशियल चॉपर कहा जाता है। और जो दोनों तरफ से काम करके बनाए जाते हैं, बाइफेशियल कहे जाते हैं। और इसमें डिस्कॉइट गोलाकार परिधि के साथ किनारों वाले उपकरण थे। और इसके अलावा पॉलीहेड्रल कहा जाता है, गोलाकार, इस तरह की चीजों का हथौड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जब हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण की, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव टूल जो है वो हैंड एक्स है। और जब हम मध्य पुरापाषाण की बात करते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वहां पे हम फ्लेक्स पे बनाते थे, तो स्क्रैपर उसका रिप्रेजेंटेटिव टूल है। तो इसके बाद हम जब बात करते हैं लाइट ड्यूटी की, तो हेवी ड्यूटी में चॉपर्स को रखा गया था। और लाइट ड्यूटी की जब हम बात करते हैं, तो लाइट ड्यूटी में फ्लेक्स को लाइट ड्यूटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। और ये स्क्रैपर्स, ऑल्स, ब्यूरन्स, ये सब रिप्रेजेंटेटिव टूल थे, जिनको कि लाइट ड्यूटी में वर्गीकृत किया गया था। तो जो पहला ये स्क्रैपिंग के लिए, और दूसरा जो है ऑल्स जो है, और जो है वो बोरिंग यानी कि छेद करने के लिए। और जो
स्क्रैपर्स जो है उनको हम इस्तेमाल करते थे स्क्रैपिंग के लिए, और ऑल्स को हम इस्तेमाल करते थे बोरिंग या छेद करने के लिए, और जो ब्यूरन्स थे उनको हम खुरचने के लिए यानी उत्कीर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद जो तीसरा इसमें वर्गीकरण है वो अधिकतर टुकड़ों पर बिना सुधारे बनाए गए थे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार इन्हें उपयोग किया जाता था। और जो इसका चौथा वर्गीकरण है यानी कि जो अपशिष्ट मटेरियल्स पे बने हुए थे, तो ये बिना किसी रीटच के या किसी फ्लेकिंग के जो है बिना किसी फ्लेकिंग के साइंस के इसमें किसी तरह के फ्लेक किए जाने के चिन्ह नहीं मिलते हैं, और संभवतः अपशिष्ट उत्पादों का ये निर्माण कर रहे थे। तो वर्गीकरण की जो वर्तमान पद्धति के अनुसार ऑल्डोवियन उद्योग मोड 1 का प्रकार है, लेकिन उप विभाजनों का को जो है क्लासिक ऑल्डोवियन और विकसित ऑल्डोवियन इन दो में विभाजित किया गया है। तो क्लासिक ऑल्डोवियन कलाकृतियां बेड 1 और बेड 2 के निचले हिस्से से पाई गई हैं, और जो कि लगभग 1.9 से 1.6 मिलियन ईयर्स पहले की हैं। और जो औजार हैं वो हथौड़ों की सहायता से जो पेबल कोर्स जो होते थे उसके टुकड़ों से अलग करके बनाए जाते थे, और इसमें जो हम सामग्री इस्तेमाल करते थे वो हम क्वार्टजाइट का इस्तेमाल करते थे उस समय पे। जब हम विकसित ऑल्डोवियन की बात करते हैं तो ये लगभग 1.6 मिलियन ईयर्स पहले की संस्कृति है, और जो उपकरण है वो प्रोटो हैंडैक्स इसमें शामिल हैं, जिनके की जो पार्श्व किनारों के को अधिक काटा जाता था, और एक चॉपर और एक हैंडैक्स के बीच के प्रकारों को प्रतिनिधित्व करती है विकसित ऑल्डोवियन संस्कृति। यानी चॉपर इंटरमिटेंट कह सकते हैं, चॉपर और हैंडैक्स के बीच में के तरह के जो औजार होते थे उनके प्रकारों का प्रतिनिधित्व करती है। जो ऑल्डोवियन लोग थे वो लकड़ी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑल्डोवाई गॉर्ज में लकड़ी की कोई भी वस्तु संरक्षित नहीं है, तो हम इसके बारे में हम कुछ उल्लेखनीय तरीके से हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ हड्डी के औजार मिले हैं, और जो अशूलिन उद्योग के आगमन से पहले ऑल्डोवियन उद्योग लगभग 1 मिलियन वर्षों तक कायम रहा। तो जो ऑल्डोवियन संस्कृति की शुरुआत लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, और समय के साथ उन्नत रूपों में विकसित हुई, और बाद में अशूलिन संस्कृति की द्विमुखी रूप से काम करने बायफेशियल तरीके से काम करने वाली कुल्हाड़ी और क्लीवर्स को इसने जन्म दिया, जो कि वास्तविक हस्त कुल्हाड़ियों और विकसित प्रौद्योगिकियों के साथ अशूलियन संस्कृति बेड 2 के ऊपरी भाग से पाई जाती है। जब हम इससे पहले हम जब बात कर रहे थे ऑल्डोवियन संस्कृति की, तो वो बेड 1 से स्टार्ट होके और बेड 2 के स्टार्टिंग फेज तक हम कह सकते हैं, मगर ये जो संस्कृति है विकसित ऑल्डोवियन, ये जो है ये संस्कृति बेड 2 के ऊपरी भाग से पाई जाती है। और जो ऑल्डोवियन है वो होमिनिड के निर्वाह पैटर्न की तुलना जो है चिंपैंजी से की जा सकती है। वानरों की तरह वो भी मुख्य रूप से फल और अन्य वनस्पति भोजन इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। हम जब तकनीक पढ़ रहे थे और जब हमने इसके बाद जब हमने संस्कृतियां पढ़ी, तो हमने देखा था कि उस समय जो मनुष्य था निम्न पुरापाषाण में तो नहीं, क्योंकि ऑल्डोवियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण की है। इसके बाद तो उनका जो भोजन का तरीका था वो दरअसल शिकार या फिर संग्रह ही करते थे, क्योंकि उस समय तक कृषि का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। तो ये इसी तरह से भोजन इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, और संभवतः मध्यम से बड़े शिकार के खेलों की इन्होंने खोज की होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि जो ऑल्डोवियन संस्कृति के निर्माता होमो हेबिलिस थे, लेकिन वे एक ही समय में ऑल्डोवाई गॉर्ज में कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ रहते थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हम इसे एक अलग तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ ऑल्डोवियन संस्कृति जो है इसमें जो होमो हैबिलिस थे सिर्फ वही थे, क्योंकि होमो हैबिलिस जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। तो ये उनके साथ ही हम जो हमें जिस तरह के अवशेष मिले हैं, तो उनके साथ ही इनके अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विकसित ऑल्डोवियन के बाद, जैसे कि हमने बात करी, तो ऑल्डोवियन संस्कृति में हमने दो तरह से इसको वर्गीकृत किया था। जो निचले हिस्से में पाई जाती थी क्लासिक ऑल्डोवियन, जो कि 1.9 मिलियन ईयर्स पुरानी थी, और जो विकसित या डेवलप्ड ऑल्डोवियन थी वो 1.6 मिलियन ईयर्स थी, और दोनों के बेड्स भी अलग अलग थे। जो क्लासिक थी वो बेड 1 से शुरू होके बेड 2 के स्टार्टिंग फेज तक थी, और जो डेवलप्ड ऑल्डोवियन थी वो बेड 2 से स्टार्ट हुई थी।
इसके बाद हम बात करेंगे अगली संस्कृति की, जो है उबैदिया, यानी कि इजराइल और मिडिल ईस्ट की संस्कृति है। और एशिया में प्रारंभिक सांस्कृतिक इसके जो अवशेष हैं वो मध्य पूर्व से पाए जाते हैं। उबैदिया संस्कृति का नाम एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में इजराइल में स्थित इसी नाम से सबसे विस्तृत जो शोध का स्थल है उसके नाम पर रखा गया है। ये जो साइट है उबैदिया, ये मध्य जॉर्डन घाटी में स्थित है, जो पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी का विस्तार है। ये स्थल लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर किन्नरेट झील जो है, इस स्थान पर उबैदिया का वो उजागर होता है, जो इसके अवशेष हैं। जो मध्य जॉर्डन घाटी की जो जलवायु थी, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र जो जिससे संबंधित है, उसमें कुछ छोटी बारिश वाली सर्दी और लंबी शुष्क गर्मी, मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं इंटरप्लूवियल फेज की, क्योंकि हम जब अफ्रीका के संदर्भ में बात करते हैं तो हम प्लूवियल और इंटरप्लूवियल की बात करते हैं। तो उबैदिया जो संस्कृति है वो इंटरप्लूवियल जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम इंटरप्लूवियल टाइम की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसके जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। उबैदिया जो है, इसमें जब खुदाई की गई थी तो जो जमाव जो डिपॉजिट्स थे उसकी जो प्रकृति थी, वो संबंधित जलवायु के साथ साथ मानव द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियों को भी दिखाती है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं से पता चलता है कि उबैदिया जो है वो प्लियोसीन काल और प्लीस्टोसीन काल के अंत में कह सकते हैं, जो टेक्टोनिक हलचल्स जो हुई थी उसका अनुभव किया गया था। और इन विस्फोटों ने घाटी के तल पर बेसाल्ट को बिछा दिया था। दलदली और नदी संबंधी जो तलछट धीरे धीरे जहां वहां पे जो डिपॉजिट हुई थी, इन तलछटों को उबैदिया संरचना कहा जाता है। तो जो जॉर्डन घाटी में, जॉर्डन नदी के पास जो टेक्टोनिक हलचल्स के बाद जो बेसाल्ट निकला, उसका जो डिपॉजिट था, उसके नाम पर, उस जगह पर, इन डिपॉजिट्स के नाम पर इसको उबैदिया संरचना कहा जाता है। बाद में अगर हम देखें तो उबैदिया संरचना को 4 चक्र मिले हैं। 2 निक्षेप नमक सामग्री वाले हैं और झीलों या तालाबों द्वारा जमा किए गए थे। और ये जो है, ये लिमनिक, ली यानी निचला और लू यानी ऊपरी, इन्हें कहा जाता है। और अन्य 2 जो निक्षेप प्रकृति में जलीय थे, जो डिपॉजिट्स थे वो जलीय थे, और इनमें भी जो निचले वाले को हम फाई कहते हैं और जो ऊपरी वाला है उसको फू कहते हैं। तो जो लिमनिक डिपॉजिट्स थे उसमें जब हम उसको डिफरेंशिएट या जिसमें उसमें हम जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो जो निचला है उसको ली कहते हैं और जो ऊपरी है उसको लू कहते हैं। मगर जब हम जलीय प्रकृति के जो निक्षेप हैं उसको, उसमें जब हम वर्गीकरण करते हैं तो नीचे वाले को फी कहते हैं और ऊपर वाले को फू कहते हैं। तो जो लिमनिक और ये जो निक्षेप थे, ये एक दूसरे के साथ बारी बारी ऐसे ये संकेत देते हैं कि प्राचीन काल में झील और दलदली भूमि जो है वो एक बहती हुई धारा का एक वैकल्पिक अस्तित्व था, ये माना जा सकता है। अब उबैदिया संस्कृति में जो कलाकृतियां थी या जीव जंतु जो अवशेष थे वो फी चक्र पर कॉन्सेंट्रेटेड पाए जाते हैं। और ये जो है यूसुफ और गोरन इनबार ने 1993 में जो उनके द्वारा जो खोज की गई थी, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मनुष्य ने निवास करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान यहाँ पे था जिसको चुना था, और वो एक झील के तट पर रहते थे। जैसा कि जब हम बात करते हैं ग्लेशियल इंटरग्लेशियल्स की, या हम निम्न पुरापाषाण से भी शुरू करते हैं, तो जब जब मौसम जो है वो मनुष्य के निर्वाह के लिए कंड्यूसिव हुआ है, तो वो नदी के किनारे, क्योंकि उस समय जब बर्तनों का उसके पास ज्ञान नहीं था, तो पानी इकट्ठा करना और शिकार करना, क्योंकि जानवर भी उसको नदी के पास आसानी से मिलते थे, तो इसलिए इस स्थान का उपयोग, इस स्थान का चुनाव किया गया होगा एक झील के तट के किनारे, और जो दलदली भूमि थी वहां पे ये पाई गई है उबैदिया संस्कृति जो है। तो बड़ी मात्रा में ताजे पानी में जो है वो मोलस्क और स्तनधारी अवशेष भी पाए गए हैं। यहाँ जंगली सुअर, हाथी, बंदर, गैंडा और छोटे हिरन, जिराफ, घोड़े, जंगली बैल, भालू, लकड़बग्घा, ये इसके फौना में हम कह सकते हैं इस तरह के अवशेष पाए गए हैं। और झील से दूर एक पहाड़ी के किनारे पर सवाना प्रकार की घास जो है उसकी वो भी भूमि पर उसका भी वो पाया जाता है। और ओक के पेड़ जो है उससे जंगल उस समय ढके हुए थे।
इसके बाद हम फी के बाद जब हम बात करते हैं तो इस चक्र में बड़ी मात्रा में उपकरण और कलाकृतियां इसमें से इससे प्राप्त हुई हैं और इन्हें 4 क्रमिक चरणों में विभाजित किया गया है और इसमें जो ऑल्डुवियन का इजराइल वेरिएंट इसको नाम दिया गया है। और ये जो कलाकृतियां हैं इसके अलावा इस भंडार में जीवित फर्श भी पाए गए हैं जो कि ऑल्डुवियन गॉर्ज के लोगों की तरह ही जो हम इससे पहले की जो हम संस्कृति की बात कर रहे थे उसी तरह उबेदिया वासी भी बेसॉल्ट के बड़े सपाट और चौकोर आकार के जो टुकड़े थे वो उनका भी उल्लेख यहाँ पाया गया है। तो इनका उपयोग सीटों के साथ साथ वस्तुओं पर हथौड़ा चलाने के आधार मतलब बेस के लिए जब कोई औजार बनाते थे। तो जब हम बात करते हैं हैमर टेक्निक्स की बात करते हैं हम या बाद में फ्लूटिंग की बात करते हैं तो औजार बनाने के लिए जो आधार चाहिए था जिस पे रख के वो औजार बनाते थे तो उसके लिए जो बेसाल्ट के जो बड़े सपाट चौकोर जो टुकड़े हैं उनका इस्तेमाल किया जाता होगा। और फिर उपकरणों में काटने के उपकरण गोलाकार और डिस्क और ट्राइहेड्रल कोर्स और फ्लेक्स जो हैं ये शामिल थे। असेंबलेजेस जो यहाँ के मिले हैं वो काफी एक रूपता है उसमें और इनके भीतर जो टाइपो तकनीकी संदर्भ में कोई परिवर्तन खास नहीं देखा गया है। और दरियाई घोड़े को मारे जाने के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं उबेदियन संस्कृति से। तो ऑल्डुवियन संस्कृति का जो संयोजन है उसके साथ इसमें घनिष्ठ समानता पाई जाती है। जो उबेदियन साइट है ये लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पहले की है और ये यूरेशिया में होमो इरेक्टस के प्रवास के मार्ग जो है वो उनमें से स्टेशंस में से एक था। तो जब हम ऑल्डुवियन की हम बात करते हैं तो उसमें क्लासिक ऑल्डुवियन जो था वो 1.9 मिलियन ईयर्स था और जो विकसित या डेवलप्ड ऑल्डुवियन था वो 1.6 मिलियन ईयर्स था। और वहाँ पे जो हम मानव अवशेष पाते हैं उसमें अर्गस्टर कहते थे मगर उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसके भी अवशेष मिले हैं। मगर जो उबेदियन कल्चर है वो उसके आसपास का ही है जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो साइट्स हैं लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स पहले की हैं और इसमें जो मनुष्य के जो विकास के क्रम में जिन्हें हम होमो इरेक्टस कहते थे उनके अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दमांसी की। दमांसी जो है ये एक पुरातत्व बहुत पुराना पुरातात्विक रुचि का एक स्थल है जो कि लगभग 85 यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मशाविरा और पाइजोरी जो नदियां हैं इनके संगम के पास जॉर्जिया रिपब्लिक जो है उसको हम कहते हैं। तो ये कॉकेशस के आधुनिक शहर लिबिन्सी में दक्षिण पश्चिम में है। ये जो स्थल है ये मशाविरा और पाइजोरी नदियों के संगम पे जैसे कि हम बात कर चुके हैं वहां पे स्थित है और इस स्थल में के क्षेत्र की जो शुरुआती दमांसी के शुरुआती सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पे मिले हैं इन नदियों के संगम में। लेकिन ये जो होमो इरेक्टस के अवशेषों की जो खोज की गई है वो ज्यादा प्रसिद्ध है जब हम इस संस्कृति के संदर्भ में बात करते हैं जिन्हें अफ्रीका से यूरोप में आने वाले जो शुरुआती प्रवासियों में से एक माना जाता है। तो जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो 1983 के आसपास पाए गए थे लेकिन 1991 में प्रारंभिक मानव के पहले जबड़े की खोज हुई और बाद में ये बहुत अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की और फॉसिल्स की तो उसमें ये एक मुख्य खोज इसको हम कहेंगे। उसके बाद 5 खोपड़ियां और 4 मैंडिबल्स जो हैं और पोस्ट मैंडिबल्स जो हैं वो और कई सारे ढीले दांत कलाकृतियां जीव जंतु के अवशेष के साथ जो है सटीक स्ट्रैटोग्राफिक संदर्भ में पाए गए हैं। उनमें से अधिकतर जो है वो परत 4 और 6 तक खोजे गए थे और भूगर्भिक रूप से जो आज की तारीख है उसे विलेफ्रेंचियन से संबंधित किया जाता है। विलेफ्रेंचियन भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे ही एक डिवीजन है जैसे कि हम रिस मिंडल गुन्स की बात करते हैं कमासियन कंजेरन की बात करते हैं तो उसी तरह विलेफ्रेंचियन जो है उसकी बात करते हैं। तो मानव अवशेषों से पता चलता है कि कुछ इसमें से होमो हेबिलिस के करीबी थे यानी कि हम कह सकते हैं होमो सेपियंस के आसपास और बाकी जो हैं वो ऑल्डुवियन की तरह होमो अर्गस्टर के समूह में रखे जाते हैं। जो दमांसी है वो यूरोप की एकमात्र ऐसी साइट है जो इतनी प्रारंभिक तिथि से संबंधित है क्योंकि बाकी जो इसकी साइट्स हैं वो बाद के समय अवधि में हम उनको रखते हैं। ये अर्लीस्ट
जिसे हम कहेंगे विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। और इस साइट पर जो है काम वो 1983 में शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। जो दमानसी है वो मानव जाति के रहने से ठीक पहले, यानी कि मशेवरा घाटी जो ज्वालामुखी के विस्फोट से पीड़ित थी और 80 से 100 मीटर लावा से भर गई थी उस समय, जिससे कि मशावरा बेसाल्ट का निर्माण हुआ। इस बेसाल्ट ने पाइनजौरी घाटी को बांध दिया, जिससे लगभग 1 किलोमीटर लंबी झील जो है वो बन गई थी। ये जो साइट है ये दक्षिण में स्थित है और निक्षेप के कारण निक्षेप प्राप्त करने वाली इस डिपॉजिट से जो प्राप्त होने वाली कलाकृतियां और मानव कंकाल के जो अवशेष हैं वो बेसाल्टिक परत के ऊपर स्थित हैं। तो जो डिपॉजिट्स हैं उनकी मोटाई जो है वो अधिकतम 3 मीटर तक पाई गई है और अब तक कुल 300 वर्ग मीटर क्षेत्र की में खुदाई की जा चुकी है। तो जमा के उजागर खंडों में 2 स्तर ए और बी की पहचान की गई है। स्ट्रैटम ए मशावरा बेसाल्ट के ऊपर 1.85 मिलियन ईयर्स का है, जिसकी अधिकतम मात्रा जो है जिसमें अधिकतम मात्रा में जीव जंतु सामग्री और होमिनिड अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस भंडार में ज्वालामुखी जो डिपॉजिट्स थे उसमें महीन रेत शामिल थी। पत्थर के औजारों की अधिकतम संख्या जो है वो स्ट्रैटम बी से आई है। मतलब कि जब हम स्ट्रैटम ए की बात करते हैं तो वहां पे कलाकृतियां पाई गई हैं बेसाल्ट के ऊपर की परत पे और 1.85 मिलियन ईयर्स पुरानी है। मगर जब हम औजारों की बात करते हैं तो वो स्ट्रैटम बी से पाए गए हैं, जो कि लगभग 1.7 मिलियन ईयर्स पुराना जिन्हें बताया गया है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये अपक्षीय ज्वालामुखी के डिपॉजिट्स से बेसाल्टिक जो इसमें इसको रखा जाता है बेसाल्टिक ग्रे रॉक, इसके डिपॉजिट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जबकि हम स्ट्रैटम ए की जब हम बात करते हैं तो वहां पे महीन रेत जो थी वो उसके जो वोल्केनिक इरप्शंस में महीन रेत शामिल थी। मगर जब हम स्ट्रैटम बी की बात करते हैं तो यहाँ जो ज्वालामुखी गाद थी उसमें बेसाल्टिक रॉक, ग्रे रॉक जो है वो शामिल थी। तो अगर हम बात करें डेटिंग की तो लगभग 39-40 पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से इसकी डेटिंग की गई थी। तो ये पोटेशियम आर्गन विधि पर लगभग 40 आर्गन ईयर्स के में इसको समाहित किया गया है। और M5 नामक जो स्थान है हाल की खुदाई में उसमें बहुमूल्य डेटा प्राप्त हुआ है स्ट्रैटम बी के संदर्भ में। इसके बाद अगर हम बात करें अवशेषों की, मानव अवशेषों की, तो ये जो अवशेष हैं वो ये बताते हैं कि होमिनिड मोज़ैक वातावरण में रहते थे। मोज़ैक मतलब कि जिनको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, अलग उनकी एज और जो अवशेष थे उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो मोज़ैक वातावरण में हम कह सकते हैं जिसमें राख गिरने की वैकल्पिक घटना होती थी और खुली घास के मैदान और कुछ पेड़ों द्वारा स्थिर मिट्टी होती थी। तो जो शुरुआती होमिनिड थे उन्होंने अपनी गर्म जलवायु स्थिति के कारण स्थान का चयन किया था। और पूरा वनस्पति प्रमाणों से ये पता चलता है कि जो जलवायु की स्थिति जो थी वो इंटरप्लूवियल हम कह सकते हैं, तो उस समय गर्म और शुष्क थी और संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में थे। तो प्लीस्टोसीन की शुरुआत में इस स्थान पर मानव के निवास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां थी, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और नदी का संगम था। जैसा कि हमने इससे पहले हमने जाना कि वो मशावरा और पाइनजौरी जो नदी है उसके संगम पे जो घाटी बनी थी बेसाल्ट की वजह से, जो वोल्केनिक इरप्शन से, तो वहां पे मनुष्य के निर्वाह करने के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां थी। अगर हम दमानसी की कल्चर की बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की संस्कृति थी, तो जो होमिनिड अवशेष हैं उनसे पता चलता है कि ये संस्कृति निर्माता जो हैं वो 500 से लगभग 750 सीसी की कपाल क्षमता, यानी कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 500 से 775 के आसपास की थी और इनका जो कद था वो छोटा था। अगर हम स्ट्रैटिग्राफिक डेटा से देखें तो ये पता चलता है कि ये स्थल जो है वो कई बार आबाद था और जो लोग थे वो खाना बदोश थे, यानी कि अभी भी और क्योंकि हम बात ही पुरानी संस्कृतियों की कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे जो मनुष्य का जो निर्वाह था वो खाना बदोश तरीके से वो करता था। और जो मूल उत्खनन की शुरुआत से लेकर लगभग आज तक मतलब 1000 से अधिक कलाकृतियां इस साइट से एकत्र की गई हैं और संग्रह में फ्लेक्स का प्रभुत्व है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मध्य पुरा पाषाण के आसपास,
क्योंकि हम जब ऑल्डुवियन पढ़ रहे थे और ओबेदियन पढ़ रहे थे तो वो लगभग 1.9 से 1.7 मिलियन ईयर्स के आसपास की सभ्यताएं थी, और उसमें कोर, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस, इनकी हमने बात करी थी। मगर अब हम जब दिमानसी की बात कर रहे हैं, जो कि जॉर्जिया यूरोप की संस्कृति है, तो इसमें फ्लेक्स का प्रभुत्व जो है वो खास तौर पे पाया गया। मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोर टूल्स थे या जो पेबल उपकरण थे ये नहीं थे, ये भी अच्छी मात्रा में पाए गए हैं। मगर जो फ्लेक्स थे उनकी रीटचिंग नहीं की जाती थी, और जो उपकरण है उससे बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था वो अलग अलग स्तरों में यानी स्ट्रैटम्स में अलग अलग था। तो स्ट्रैटम ए में जो है वो आधार चट्टान में पाए जाने वाले स्थानीय रूप से जो टफ थे वो शामिल थे। और जब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटम ए में जो पाए गए थे वो अलग थे, और जो स्ट्रैटम बी में पाए गए थे वो अलग थे। इसके बाद हम भारत की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक की बात करते हैं, अतिरम्पक्कम। तो ये खोजी गई थी रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। जब हमने बात करी थी, अगर हम इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो उसके की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम हम जानते हैं। तो इस साइट की जो अतिरम्पक्कम है इसकी भी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ही की गई थी। मगर बाद में येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन, जिसमें कि WHR रिवर्स भी थे, अगर हम लोगों ने इस संदर्भ में तो खैर नहीं बात की है, मगर ये जो येल कैम्ब्रिज अभियान जो था इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्यों द्वारा भी इस पर काम किया गया था। मगर वर्ष 1990 के बाद शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्टडीज के सदस्यों द्वारा इस साइट पर बड़े पैमाने में काम किया गया है। तो इस साइट के बारे में जानते हैं। जो ब्रिटिश भूविज्ञानी थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, उनको भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी माना जाता है, क्योंकि 1863 में उन्होंने तत्कालीन मद्रास शहर में के पल्लवरम नामक स्थान में भारत के पुरापाषाण काल के पहले पत्थर के उपकरण की खोज की थी। जब हम इंडियन आर्कियोलॉजी में जब हम पैलेलिथिक की बात करते हैं, लोअर पैलेलिथिक की, तो जो फर्स्ट टूल, जो पहला उपकरण था जो खोजा गया था, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ही खोजा गया था। इसलिए इस संदर्भ में इनका नाम उल्लेखनीय है। और इसके तुरंत बाद जो उनके सहयोगी विलियम किंग ने इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान इस स्थल की खोज की थी, और उसी वर्ष अतिरम्पक्कम जो है पे वहां काम किया गया था। तो ये स्थल जो है अतिरम्पक्कम जो है ये चेन्नई शहर के उत्तर पश्चिम में कोर्तलियार जो नदी है उसकी सहायक नदी पर स्थित है, और ये पूर्वी घाट की सत्यवेदु पहाड़ी के बाहरी हिस्से पर समुद्र तल से लगभग 200 से 380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इस साइट का वर्णन किया था अतिरम्पक्कम का, और इसके पिछले वातावरण का जो निर्माण किया गया था। जब हम पढ़ते हैं एडेप्टेशंस के बारे में तो हम हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये जो इसका जो वातावरण था उसका जो पुनर्निर्माण किया था इस साइट का, तो ये पाया था कि उपकरणों में जो टाइपो प्रौद्योगिकी की बात करें तो लगभग 1990 के दशक में शांति पप्पू के नेतृत्व में अतिरम्पक्कम के स्थल और संस्कृति की दोबारा से जांच की गई, और उनकी गहन जांच में इस स्थल की पुरापाषाण संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। और अगर हम आधुनिक डेटिंग तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में बात करें तो इस स्थल को पुरापाषाण संस्कृति के विश्व मानचित्र में इसको मजबूती से स्थापित कर दिया। मतलब कि ये जो अतिरम्पक्कम है, भारत की जो ये साइट है, ये पुरापाषाण जो है संस्कृति के संदर्भ में इसको रखा गया है। और इसे अफ्रीका से भारत में होमो इरेक्टस के प्रवास के मार्ग में के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसके जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, मतलब स्ट्रैटिग्राफी और पर्यावरण, संस्कृति, होमिनिड व्यवहार, इसकी व्याख्या में अगर हम करते हैं तो जो कालक्रम के निरपेक्ष के रूप में अगर हम स्थापित करें तो अलग अलग विस्तृत तारीखों का पालन किया गया है। मतलब अगर हम सरफेस डिपॉजिट्स यानी कि जो सतही संग्रह हैं उसको अगर हम देखें तो 1 वर्ग मीटर के अंतराल पर ग्रिड के गठन के माध्यम से चार्ट किया गया है। कुछ अन्य तरीकों में के द्वारा परीक्षण किया गया है, जैसे गड्ढे खोदना, और स्ट्रैटिग्राफिक तरीकों से यानी चरणबद्ध तरीकों से इसमें क्षैतिज खुदाई, हॉरिजॉन्टल
डिगिंग करना के माध्यम से उत्खनन करना शामिल है। और इस स्थल पर 8 निक्षेपण स्तरों की पहचान की गई है। 8 मुख्य तलछटी क्षितिज पाए गए हैं और स्ट्रैटिग्राफी ने जो कह सकते हैं वैकल्पिक जो बजरी और गाद जो है उसके बिस्तरों जो बेड्स हैं उस पे सामान्य अनुक्रम की पुष्टि की, जो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत आम है। तो जो चट्टान थी, जो परत 8 पे जो चट्टान थी और उसको कह सकते हैं ऑर्गेनेशियस गाद तल पे एक परत जमा हो गई थी, जिसके बाद जो बजरी तल है यानी कि जो परत 7 वहां पे इसके डिपॉजिट्स मिले हैं। और परत 6 जो है उस पे एक उसका भी एक तल ढका हुआ है। तो निक्षेपों के निर्माण से जो प्रारंभिक मनुष्य है, ये माना जा सकता है कि जो प्रारंभिक मनुष्य है वो यहाँ रहते थे। तो परत 6 और परत 5 को जब हम लौह में अगर जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसको खुदाई में जो पाया गया है, तो लौह में बजरी जो है उससे ढक दिया गया था। और इसके ऊपर जो परत 4 और 3 जो है उसमें भरपूर गाद के बिस्तर यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल था उसके बेड्स मिले हैं। तो जो शांति पप्पू और के द्वारा जो परत 2 के रूप में जिसे चिन्हित किया गया है उसमें जो बारीक दाने वाली फेरिक्रिट्स बजरी का भंडार पाया गया है और जो सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको चिकनी मिट्टी की गाद में शामिल किया गया है। तो परत 1 के रूप में कह सकते हैं। और परत 5 से 2 तक जो सांस्कृतिक तत्व जो मिले हैं वो बाद की तारीख में थे। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं अशूलियन या मध्य पुरापाषाण कालीन संयोजन में इसको स्थापित किया गया है। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो जो अत्रिमपक्कम है ये अशूलियन संस्कृति के अध्ययन में डेटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशूलियन संस्कृति की हम आपको याद हो जब हमने शुरुआती सत्र में बात करी थी, तो जब हम विश्व या यूरोपियन आर्कियोलॉजी में बात करते हैं तो उसके संदर्भ में जो निम्न पुरापाषाण की बात करी थी तो हमने ऑल्डुवियन अशूलियन की बात करी थी। और वहां पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव टूल था उसे हम क्योंकि इसी संस्कृति में इसी स्थल पर जो पाए गए थे जो हैंड एक्सेस थे तो इसलिए उन्हें अशूलियन हैंड एक्सेस भी कहते थे। तो उन्होंने जो शांति पप्पू थी उन्होंने इसको अशूलियन क्षितिज की डेटिंग में 2 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और कलाकृतियों को सीधे कॉस्मिक किरण एक्सपोजर जो है उसकी विधि द्वारा इसको डेट किया गया था। इसकी डेटिंग टेक्निक जो थी वो, और इस विधि का प्रयोग भारत में पहली बार जो है वो अत्रिमपक्कम स्थल पर ही किया गया था। और इससे उपलब्ध जो तिथि है वो लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स या 0.7 मतलब जो इसमें एरर कह सकते हैं, तो 1.5 मिलियन ईयर्स के आसपास इसको डेट किया गया है। और इस तिथि में जो है वो पूरा चंबकीय जो डेटा होता है उसकी मदद से ये जाना जाता है कि जो स्थल पे जो अवशेष हैं वो कितने पुराने हैं। तो ये एशूलियन होमिनिड्स जो हैं ये लगभग इनको 1 मिलियन ईयर्स पुराना इनको डेट किया गया है और ये सबसे पहले अत्रिमपक्कम में ही मौजूद थे। ये जो तारीख है ये ऑल्डुवियन गॉर्ज, उबेदिया और दमानसी की तारीखों से मेल खाती है। क्योंकि हम ऑल्डुवियन संस्कृति की बात कर रहे थे तो हम 1.9 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे थे और उसको भी क्योंकि 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो क्लासिकल ऑल्डुवियन और डेवलप्ड, तो वो 1.9 से 1.6 और उबेदियन संस्कृति भी इसी के आसपास थी। इसकी जो पैलियोइकोलॉजी है यानी कि पूरा परिस्थितिकी है वो अशूलियन के समय का वातावरण जो है उस समय अर्धशुष्क था। जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो संभवतः बोवनी और इक्वस प्रजाति के थे और ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जो प्लीस्टोसीन के उत्तरार्ध में जो जंगली बैल, घोड़े, हिरण ये उस समय के फ्लोरा फौना में मौजूद थे और अशूलियन लोग जो थे वो उस समय जो रहते थे उस जो परिदृश्य हम कह सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार तो अर्धशुष्क परिस्थितियों में और खुले उसमें परिस्थितियों में रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृति की। तो जो अत्रिमपक्कम है उस संस्कृति में जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि होमिनिड्स जो हैं वो अशूलियन से लेकर उत्तर मध्य पुरापाषाण काल तक अत्रिमपक्कम में लगातार रहते थे। तो अत्रिमपक्कम जो स्थल है वो अशूलियन से लेकर उत्तर मध्य पुरापाषाण काल में होमिनिड्स जो हैं इसमें जिन मानव अवशेषों को पाया गया है उनको हम होमिनिड्स के उसमें देखते हैं, अवशेषों में देखते हैं। और जो अशूलियन उपकरण बनाने का जो उपयोग किया जाता था इसमें जो कच्चे
माल या जो रॉ मटेरियल था वो क्वार्टजाइट जो है उसका इस्तेमाल होता था। क्योंकि हम जब लोअर पैलेलिथिक की बात करते हैं तो शुरुआती तौर पे तो हम बात करते हैं क्वार्टजाइट की, मगर बाद में जब हम बात करते हैं तो फ्लिंट, जैस्पर, जालसेडोनी ये सब इस तरह का भी इस्तेमाल होने लगा। मगर जब हम अत्रिमपक्कम के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां पे क्वार्टजाइट का इस्तेमाल देखने को मिला है। तो जो अशूलियन संस्कृति का जो टूल किट है इसमें कुल्हाड़ियां और क्लीवर शामिल थे, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, जो कि निम्न पुरापाषाण के जो रिप्रेजेंटेटिव टूल्स थे, क्योंकि ये ऑल्डुवियन और ओबेदियन संस्कृति के समय अवधि के आसपास की ही है अत्रिमपक्कम। तो इसलिए जो यहाँ पे जो टूल किट में जो औजार मिले हैं वो कुल्हाड़ियां और क्लीवर शामिल थे। और जो हाथ की जो हैंड एक्सेस थे वो बड़े और छोटे आकारों में उनको वर्गीकृत किया गया है। जो बड़े उपकरण थे वो जो कॉर्टेक्स में जो फ्लेक था उस पर बने होते थे, और ये जो छोटे उपकरण होते थे वो सिर्फ फ्लेक्स पे बने होते थे। जो हम बिल्कुल शुरुआती जब हम तकनीक और टाइपोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम देख चुके हैं कि जो निम्न पुरापाषाण में जो शुरुआती दौर था उसमें जो औजार बनाए गए थे वो कोर टूल्स थे, मगर मध्य पुरापाषाण काल के संदर्भ में ये फ्लेक टूल्स थे। तो यहाँ पे जो औजार पाए गए हैं अत्रिमपक्कम में वो कोर टूल्स के तरीके के ही हैं। और जो इनकी परत है वो अधिकांशतः जो कुल्हाड़ियों का जो आकार होता था वो अंडाकार और नुकीला होता था। और जो हैंड एक्सेस थे उनकी तुलना में जो क्लीवर्स थे वो संख्या में कम हैं, और अधिकांश जो क्लीवर्स हैं वो अभिसारी हैं। तो बड़े जो छटे हुए जो टुकड़े पाए जाते थे उनको सुधार कर उनको क्लीवर्स कह सकते हैं कि उनका इस्तेमाल क्लीवर्स के रूप में किया जाता था। तो कई जो छोटे छोटे उस पे फ्लेक्स भी मौजूद हैं, और जो साइड्स हैं उसमें जो बड़े फ्लेक्स हैं वो संभवतः कोर को तोड़कर कहीं साइड से लाए गए होंगे, और ये बाईफेस तरीके से तैयार करने के लिए जो साइड पर इन बाईफेस जो औजार थे इन पे काम किया जाता था। बाईफेस मतलब कि हम बात कर रहे हैं चॉपिंग टूल्स या हैंड एक्सेस की। तो जो पत्थर पे से जो परतें निकालने के लिए छोटे-छोटे पत्थर भी लाए गए थे, वहाँ सिल पर ही कुछ औजार बने हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो एशुलियन होमिनिड्स थे ये लंबे समय तक अत्रिमपक्कम में रहे थे, और शायद वे जानवरों को काटने और जल निकाय के किनारे पौधों के संसाधनों के लिए मौसमी तौर पर इस जगह पे आते-जाते रहते थे। जो ऊपरी परतें थी उसमें अशूलियन के चरण से लगभग हम कह सकते हैं कि मध्य पुरापाषाण संस्कृति के विकास का प्रमाण देखा गया है। मतलब कि निम्न पुरापाषाण लोअर पैलेलिथिक से परिवर्तन का दौर हम इसे कह सकते हैं मध्य पुरापाषाण संस्कृति तक। इसके बाद हम आखिरी जो संस्कृति है उसके बारे में बात करेंगे, जो ईसमपुर है, जो भारत की है, और इसकी खोज जो है वो 1983 में कर्नाटक राज्य की जो स्नांगी जो घाटी है वहां की गई थी। और इस साइट की जो संस्कृति है वो उसकी अगर हम पूर्ण तिथि के साथ डेटिंग टेक्निक के साथ देखें तो अशूलियन संस्कृति के आसपास के ही साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। तो जो ईसमपुर में जो रहने वाली अशूलियन संस्कृति के निर्माता जो थे उनके जो जीवन के जो तरीके थे उनको जाना गया है हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण के थ्रू जाना गया है। और ये जो साइट है इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो सांगी नदी के उत्तर पश्चिमी भाग पर है। और ये जो है ये पत्थर जो है ये ईसमपुर गांव के उत्तर पश्चिम से 2 किलोमीटर दूरी पर ये पाए जाते हैं। और ये एक उप घाटी के तौर पर है। अशूलिन स्थल जो है वहां उस तरह के जो औजार है वो यहाँ के किनारे और घाटी के पूर्वी हिस्सों में पठार के तलहटी में से लगभग में इस तरह के औजार पाए जाते हैं। ये स्थल जो है ये अशूलियन परंपरा के उपकरणों से बिखरा हुआ है। और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसके जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो खाई और प्राकृतिक रूप से जो सरफेसेस जो हैं उजागर जो सतह हैं उनसे ये पता चलता है कि सिल्ट जो सांस्कृतिक स्तर पर सिल्ट और के मोटे डिपॉजिट्स थे। और जो निचली जो पहुंच के जो भूरे रंग के ऊपरी हिस्से और हल्के भूरे रंग के इस तरह के डिपॉजिट्स थे सिल्ट के। अगर हम पैलियो इकोलॉजी की बात करें तो जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे यहाँ जो निवास करते थे उनका वातावरण जो था वो काफी अनुकूल था। और ये संभवतः ये क्षेत्र जो है वो उनका घरेलू आधार था जहाँ वे रहते थे, उपकरण बनाते थे, भोजन परिसंस्कृत करते थे। और भोजन और संसाधनों के लिए आसपास की घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इनके जीवाश्म पाए गए हैं। और मनुष्यों के भी जीवाश्म और उसके अलावा जो मवेशी हैं उनके भी जीवाश्म। और अगर हम बात करते हैं
इनकी संस्कृति की, तो इनकी जो संस्कृति है वो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ऑल्डुवियन और अशूलियन के आसपास के थे, और होमिनिन से होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, होमो अर्क्स्टर, इस तरह के अवशेष जो है वो पाए गए हैं। और धीरे धीरे अगर जो स्थलों की खोज हुई है, उपकरणों की जो खोज हुई है, उसके आधार पर जो कालक्रम जो है उसकी मदद से पता चलता है कि प्रारंभिक होमिनिड्स जो हैं वो अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक फैल गए थे। और इस इकाई में जिन स्थलों की चर्चा हमने अभी जो की है, जिन संस्कृतियों की, वो प्रारंभिक मानव जाति के प्रवास के उपक्रम में के शुरुआती दौर के अवशेष हैं। और ओल्डोवाई गॉर से संस्कृति इजराइल में उबेदिया, यूरोप में दमानसी, भारत में अत्रिम्पक्कम और इसामपुर तक फैल गई। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरंभिक संस्कृति जो थी, ये आरंभिक संस्कृतियां थी और विश्व की लगभग सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक थी। धन्यवाद।